भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नहीं, भारत एक मनहूस देश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये एक महान प्रोफेसर जो कि जेएनयू में बच्चों को पढ़ाती हैं, जिनका नाम है निवेदिता मेनन, वो एक इंटरव्यू के दौरान कह रही हैं। जरा मोहतरमा की बात को सुनिए, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। और मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस मनहूस देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। तो सुना आपने, ये बुद्धिजीवी वर्ग से आती हैं, प्रोफेसर हैं। जेएनयू जो कि सरकारी सुविधा पर चलता है, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और उन्हीं में से कुछ बच्चे यहां पर दाखिला मिलने के बाद साल दर साल तक यहीं पर रहते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी ही नहीं हो पा रही है, और वो आजादी के नारे लगाने लगते हैं। किस वजह से, किसके लिए? इन प्रोफेसर्स की वजह से और अपने निजी मकसद के लिए। वामपंथी विचारधारा, उससे कोई जुड़ता है नहीं जुड़ता है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं, क्योंकि इस देश में तमाम तरह की विचारधाराओं के लोग रहते हैं। उनकी अपनी अपनी भूमिका है, एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन पूरे देश को ही मनहूस बताना, एक प्रोफेसर की तरफ से ये कहना, आप अंदाजा लगाइए कि जहर कितना भरा है। और ये जहर जब इन मोहतरमा के अंदर है, जो सो कॉल्ड शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, तो ये जब बच्चों को पढ़ाती होंगी तो पढ़ाई कम, जहर ज्यादा पिलाती होंगी। अमित शाह तो नहीं पहचानता उनको। हाँ। तो वो मुझे लगा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सांस लेने की जगह दी, और मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस मनहूस देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में ऐसे उनको मतलब बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें बुलडोज करेंगे हम कुछ भी करेंगे, और चूं तक नहीं कर सकते। किसी ने चूं किया, चाहे वो आमिर खान हो, उस पर ऐसी गाली, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि मेरी उस वक्त वो उनकी फिल्म थी, किरण ने कहा कि शायद हमें इंडिया छोड़ना पड़ेगा। मैडम कह रही हैं कि दरअसल पिछले लगभग 12 वर्षों, यानी जब से मोदी टेन्योर शुरू हुआ, तब से इस देश में मुसलमानों को बार बार यह एहसास कराया जा रहा है कि यह देश उनका नहीं है। उन मुसलमानों को जिन्होंने अपना एक देश बना लिया, इस देश के दो फाड़ करा दिए। जिन्ना और गांधी मिलकर तय कर लेते हैं, और उस दौर में लोगों ने कहा चलो ठीक है, अगर आप अपना एक अलग मुल्क, एक अलग हिस्सा चाहते हो तो आप जाओ, रहो। लेकिन फिर भी तमाम मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना, तो हिंदुस्तान ने उनको स्वीकारा भी। तब से लेकर अब तक मुसलमानों की क्या स्थिति थी और है, उन दोनों पर चर्चाएं कई बार हो चुकी हैं। सरकार जब योजनाएं लाती है तो सभी के लिए लाती है। वो दौर अलग था जब दिवंगत मनमोहन सिंह कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का नहीं। अल्पसंख्यक और भी हैं, मुसलमानों की आबादी उनकी तुलना में कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अल्पसंख्यकों नहीं, मुसलमानों का पहला हक है। लेकिन आज के दौर में सरकार जब कोई योजना लाती है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये करके नहीं लाती है, किसी जाति के हिसाब से नहीं लाती है। वो सभी के लिए योजनाएं लेकर आती है, लेकिन फिर भी जहर कम नहीं हो रहा। और उसका कारण है ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग। निवेदिता मेनन इस इंटरव्यू में कह रही हैं कि आमिर खान ने या बाकी सेलिब्रिटीज ने, जिसमें नसीरुद्दीन शाह से लेकर तमाम नाम है, उन लोगों ने जो कहा किया वो सही कहा है, ये देश रहने लायक नहीं। सीजेपी प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए मैडम का यह कहना है कि अब शायद लगता है और करना ही पड़ेगा, एहसास कराना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान बहुत डरा हुआ है। मुसलमानों के मन में है कि उसका ये देश, ये मुल्क नहीं है, उसको कहीं जाना होगा। कभी आपने सुना है कि ऐसे लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदुओं का हाल है उस पर भी कोई टिप्पणी करें? उन लोगों ने वहां पर रहना चुना तो उनका क्या हाल हुआ, और जिन मुसलमानों ने यहां पर रहना तय किया इस हिंदुस्तान की धरती पर, उनका क्या हाल है? इस देश में कम से कम उनके लिए आवाजें तो उठती हैं, पक्ष और विपक्ष से। कई पार्टियां तो ऐसी हैं जिनको दिन रात चिंता उन्हीं की रहती है, जैसे मुल्क में और कोई रहता ही नहीं। बात यहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की नहीं, बात है कि आप अपने मुल्क को, अपने देश को मनहूस बता रहे हैं।
जहां पर खाते हैं, जहां पर रहते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, और उसके बाद आपके मुंह से ये बातें निकलती हैं। चूंकि जेएनयू में अक्सर हमने देखा, और खासतौर पर आज से 10-12 साल पहले और अभी भी, वहां पर आजादी के नारे बहुत लगते हैं। न जाने किस बात से उनको आजादी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब वामपंथी बहुत प्रभावी होते थे, सरकार में दखलंदाजी जबरदस्त होती थी क्योंकि कांग्रेस वैसे ही उनका इस्तेमाल करती थी। अब धीरे धीरे तमाम जगहों से वामपंथ का खात्मा हो चुका है, तो अड्डा कहां बचा? ऐसे संस्थान जो कि सरकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरीके के लोग वहां पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन लचर है रवैया, और सरकार की मजबूरी भी कई बार वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इन पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, क्या इनके खिलाफ कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। कम से कम बोलने से पहले ये 2 बार सोचे, क्योंकि इस देश में कई बार हमने देखा है पॉलिटिकल डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में, ऐसी पार्टियों के नेता और प्रवक्ता जिनका अस्तित्व एक प्रदेश से ज्यादा कहीं है नहीं, वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमें लगता है कि हम नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं। जरा होकर आइए नॉर्थ कोरिया, पता चल जाएगा कि नॉर्थ कोरिया में क्या होता है और यहां पर क्या हो रहा है। नेपाल में आप देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। कांवड़ और सावन के महीने में वहां पर एक छोटी सी बात, या कहें कि किसी विवाद के बाद स्थिति ऐसी बन गई है कि वहां हिंदू और मुसलमान के बीच में भयंकर लड़ाई चल रही है, और तस्वीरें आ रही हैं कि मुसलमान वहां से मुल्क छोड़कर भाग रहे या फिर छिपे हुए हैं। क्या इस देश में ऐसा है? लेकिन निवेदिता मेनन जो कि बड़े मुस्कुराते चेहरे से, और जैसे लगता है कि न जाने वो कौन सा नया ज्ञान दे रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मुल्क मनहूस है। बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम इस देश में या जिस देश में रहते हैं सबसे पहले उसकी बात करते हैं, क्योंकि देश हमारा है, सबसे प्यारा है। लेकिन हमारा ही मुल्क, हमारा देश, जिसको हम भारत माता भी कहते हैं, इस पर भी कई लोगों को आपत्ति होती है। वहां पर एक बड़ा वर्ग ऐसा है, या कहें कि एक वर्ग ऐसा है जो कि जहर में डूबा हुआ है, और वो जहर लगातार हमारे देश की पीढ़ियों में फैलाने के मकसद से इस तरीके की बात करता है। जब आप इंटरव्यू के दौरान खुलकर ऐसी बातें करते हैं, और वो भी आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये अंदर खाने क्या करते होंगे, किसके साथ जुड़े होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी एहसास होगा कि शायद वो कट्टरता जो कि इन लोगों के मन में है, क्या वाकई हिंदुओं के मन में है? अब ये कहेंगे कि ये भी तो हिंदू। यही समस्या है कि कोई एक वर्ग अपने धर्म के लिए इतना कट्टर है, लेकिन दूसरा वर्ग अपने ही धर्म के बीच में इस तरीके का जहर बो रहा। और ये जहर सिर्फ वो बो नहीं रहे, बल्कि ये वो लोग हैं जो कि हिंदू और मुसलमान करवाते हैं। इनके इन बयानों से भड़कता है मुसलमान और हिंदू। इनके इन बयानों की वजह से ही अगर कोई वाकई अपने सोच में बदलाव ला रहा, उसको लग रहा कि हां, लंबे समय तक हमें और हमारे समाज को छला गया है, सिर्फ हमारा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है और हमें भी अपने दिमाग में, अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। लेकिन जब इस तरीके का बयान फिर से सामने आता है, तो सब कुछ भूलकर उनको यही एहसास होता है कि नहीं, हमारे साथ तो गलत हो रहा है। बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं कि कई सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, हिंदू राष्ट्र तो एक ही है, जिसको हिंदू राष्ट्र भी मानने को कोई तैयार अभी नहीं है। जैसे हिंदू राष्ट्र की बात होती है, इसी देश में हिंदू ही खड़े हो जाते हैं हिंदू के खिलाफ, क्योंकि ऐसे लोग हैं हिंदुओं के बीच में। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दर्ज कराएं, और उम्मीद करेंगे कि मोहतरमा के खिलाफ कुछ एक्शन सख्त हो। हालांकि उसकी संभावना कम दिखाई देती है, क्योंकि अगर सख्ती और कानून का डर इनके मन में होता तो शायद इस तरीके की बात नहीं करती, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में बैठी हैं जहां अभिव्यक्ति की आजादी है और उसी का ये गलत फायदा उठा रही है। नमस्कार।
न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।